हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस बस्टिंग में यूनिट 5 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये तीनों जो कैपिटल कॉस्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। अब चौथी जो कैपिटल है वो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है। फिर इन सब की मदद से हम लोग कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, थोड़ा सा आप वीडियो में जो मैंने लिखा हुआ इस पे आप ध्यान दें कि अधिमान अंश स्थायी तथा स्थिर आय वाली प्रतिभूतियां हैं जिन पर दिए जाने वाले लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है। सौदे अधिमान अंशों को छोड़कर इनके पुनर्भुगतान की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। यद्यपि इन अंशों पर लाभांश भुगतान करना अनुबंधित दायित्व नहीं है जैसा कि ऋण पत्रों की दशा में होता है, किंतु फिर भी इनका निर्गमन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक लाभांश भुगतान की पूरी संभावना ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, और जो कंपनी होती है वो सबसे पहले अपने जो खर्चे हैं वो उनको पूरा करती है। जो डिबेंचर्स हैं या और कोई लोन लिया हुआ है उनको ब्याज देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देती है, फिर लास्ट में जो बचता है वो इक्विटी शेयर्स वालों के लिए होता है। लेकिन अधिमान अंशधारी जो होते हैं यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड की रेट होती है वो पहले से फिक्स होती है। आप लोग पढ़ते आए हैं, बहुत बार सवालों में लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो वो जो 9% लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स, उस 9% का मतलब है कि उसमें जो लाभांश की दर है वो 9% है। ऐसा ही डिबेंचर्स पे भी लिखा होता है 5% डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब वहां पे जो डिबेंचर पर ब्याज की दर है वो 5% है। लेकिन आपको कहीं पर भी 5% इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खाली इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल पे लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। ओके, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इसमें अंशधारियों द्वारा अपेक्षित लाभांश ही इनकी लागत है ना, और जिसकी गणना अशोध्य अधिमान अंशों की दशा में इन अंशों से उदय होने वाले वार्षिक भार यानी लाभांश को इनके निर्गमन से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि से संबंध स्थापित करके किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इक्विटी कैपिटल तो हमेशा जैसे इरेडीमेबल ही होती है, लेकिन जैसे डिबेंचर आपने पढ़ा जो रिडीमेबल भी है और इरिडीमेबल भी है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ होता है कि इतने वर्षों तक ही आपको लाभांश मिलेगा या आपको देना है, उसके बाद नहीं। और इरिडीमेबल में आपको हमेशा ही देना है, जब तक कंपनी रहेगी तब तक। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो फॉर्मूले हैं वो एक जैसे से हैं। फर्क ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो सी डी था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर था, उसमें पहले बिफोर टैक्स निकालते थे फिर आफ्टर टैक्स निकालते थे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पहले आफ्टर टैक्स निकालेंगे और उसके बाद बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शोधनीय अधिमान अंश पूंजी, इसका फॉर्मूला है सीपी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डी प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन स्मॉल एन और एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 × 100। इसमें किसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में सारी बातें बता चुका हूं। यहाँ पे सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। यदि नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, किसी सवाल में दिया हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर्स ₹5 लाख
10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स दे दिया वहां पे, तो वो रिडीमेबल हो जाएगा। और आपको फिर सीपी बिफोर टैक्स निकालना है, तो सीपी आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, उसका भाग दे दीजिए सीपी आफ्टर टैक्स के आंसर में। ओके, ये रिडीमेबल की बात हुई। तो सूत्र तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही है। हम लोग केवल जैसे डिबेंचर में हम लोग डी के स्थान पे आर लिखते थे, तो आर इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे डी आएगा क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है अंशों के बदले में। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। उसके बाद इररिडीमेबल अशोधनीय, इसमें भी पहले हम लोग आफ्टर टैक्स ही निकालेंगे, तो डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, और बिफोर टैक्स निकालने के लिए डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ पे यदि कभी किसी क्वेश्चन में न्यूली प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हों कि नए अधिमान अंश निर्गमित किए हैं, तो एमपी के स्थान पे एनपी आ जाएगा, नेट प्रोसीड आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये चारों कैपिटल हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इनके नोट्स, इनकी पीडीएफ भी मैंने आपको ग्रुप पे भेजी है। आप अपनी कॉपी में इनको नोट करेंगे, देखेंगे। अब इनकी मदद से हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।